आप लोग देख रहे हैं कि एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो चुका है और न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन में दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि 2020 में किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों का विरोध किया था और जिसके कारण वर्ष 2021 में उन्हें निरस्त कर दिया गया था। ये कानून कौन कौन से थे? एक तो कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, मूल आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता, और एक था समझौता और कृषि सेवा विधेयक 2020, एक आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इन्हें निरस्त कर दिया गया था और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारी तपस्या में शायद कमी रहेगी, हम किसानों को समझा नहीं पाए हैं। अब जो नया आंदोलन है इसमें किसानों की मुख्य मांगे क्या है उस पर भी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और एमएसपी के कानून में क्या चुनौतियां हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और ये तो आप लोगों के मन में भी सवाल आता होगा कि सरकार ने जब एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है तो उस पर कानून क्यों नहीं बना देती है? छोटा सा काम तो है, तो आखिर क्या परेशानियां हैं उस पर भी बात करेंगे। और एमएसपी को कानूनी रूप देने के बजाय किसानों की आय की रक्षा के लिए क्या पहल की जा सकती है उसे भी हम लोग देखेंगे। और डब्ल्यूटीओ और एफटीए से संबंधित किसानों की चिंताएं क्या हैं उसे भी हम लोग जानेंगे। और एमएसपी और किसानों की मांग की वर्तमान स्थिति क्या है उस पर भी बात करेंगे। और ऐसा नहीं कि भारत में ही मांग की जा रही, भारत में ही किसानों का आंदोलन हो रहा है, विश्व भर में किसान विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आखिर उसे भी हम लोग जानेंगे। और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में तो बात करेंगे ही, उसके बारे में भी जानेंगे हम लोग। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। तो किसानों की मुख्य मांगें क्या है सबसे पहले इस पर हम लोग बात करते हैं। किसानों के 12 सूत्रीय एजेंडे में मुख्य मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक कानून और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है। जो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है ना, थे ना, इन्हें आप देखते हैं कि हाल ही में भारत रत्न भी दिया गया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार को एमएसपी के उत्पादन की भारित औसत लागत से कम 50% अधिक बढ़ाना चाहिए। इसे C2+50% फार्मूला के रूप में जाना जाता है और इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया, जिसे C2 कहा जाता है, शामिल है। भूमि, श्रम और पूंजी जैसे संसाधनों के उपयोग की अवसर लागत को ध्यान में रखने के लिए अध्यारोपित लागत का उपयोग किया जाता है और पूंजी की अध्यारोपित लागत उस ब्याज या रिटर्न को दर्शाती है जो अर्जित किया जा सकता था यदि कृषि में निवेश की गई पूंजी को कहीं और निवेश किया जाता। अन्य मांगे क्या है इनकी? किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी भी इनकी मांग है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का क्रियान्वयन, जिसमें भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर 10 से 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान है, ये भी किसानों की मांग है। संग्राहक दर, तो वह न्यूनतम मूल्य जिस पर किसी संपत्ति को खरीदते या फिर बेचते समय पंजीकृत किया जा सकता है, वे संपत्तियों के कम मूल्यांकन और कर चोरी को रोकने के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करते हैं। अक्टूबर 2021 में जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ था ना, हत्याकांड, जिसमें आप देखते हैं कि एक मंत्री जी हैं, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी थी ना, जिसमें किसानों की डेथ भी हुई थी। तो लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सजा दी जाए। भारत को विश्व व्यापार संगठन से बाहर हो जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगा देनी चाहिए। किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन की बात हो रही है। 2020 में दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, और जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी भी शामिल है। और 2020 के किसान आंदोलन के दौरान जो एफआईआर हुई थी उन्हें रद्द करने की बात भी हो रही है। देखिए, डब्ल्यूटीओ की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?
तो नवंबर 2021 में भारत सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद एमएसपी पर एक समिति बनाने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य एमएसपी पर चर्चा करना, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, फसल पैटर्न पर निर्णय लेना था। इस समिति का गठन जुलाई 2022 में किया गया था और इसने अब तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। और कैबिनेट मंत्रियों, किसान संघ के नेताओं के बीच हाल ही में हुई बैठक के दौरान सरकार ने कृषि, ग्रामीण तथा पशुपालन मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ एक नई समिति बनाने की पेशकश की है। यह समिति किसानों की सभी फसलों के लिए एमएसपी की मांग का समाधान करेगी। सरकार ने वादा किया कि यह नई समिति नियमित रूप से बैठकें करेगी और निर्धारित समय सीमा के भीतर काम करेगी। एक तो आप देखेंगे किसानों को भरोसा नहीं बचा हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं हमारे देश में समितियां बना दी जाती हैं, उनकी बैठकें लंबी चलती रहती हैं और कोई फैसला ही नहीं लिया जाता है, कोई अपनी रिपोर्ट ही नहीं दी जाती है। एमएसपी के कानून में क्या चुनौतियां हैं? तो आप देखिए, जबरन खरीद। तो सरकार को एमएसपी पर सभी उपज खरीदने का आदेश देने से अत्यधिक उत्पादन हो सकता है और जिससे संसाधनों की बर्बादी, भंडारण की समस्या हो सकती है, या फसल पैटर्न को भी विकृत कर सकता है, क्योंकि किसान अन्य फसलों की तुलना में एमएसपी वाली फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं और जिससे जैव विविधता और मिट्टी के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। यदि सरकार को उपज खरीदनी पड़ती है क्योंकि एमएसपी की पेशकश करने वाला कोई खरीदार नहीं है, तो उसके पास बड़ी मात्रा में भंडारण करने और बेचने के लिए संसाधन नहीं है। किसानों का आपसी भेदभाव। तो ऐसा कानून समर्थित फसलें उगाने वाले किसानों और अन्य फसलें उगाने वाले किसानों के बीच असमानता पैदा कर सकता है। बिना समर्थन वाली फसलें उगाने वाले किसानों को बाजार पहुंच और सरकारी समर्थन के मामले में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जब आप लोग देखिए एमएसपी के कानून में क्या चुनौतियां ये लिखेंगे ना, परेशानियां, तो इन्हें आप लोग लिख सकते हो वहाँ, ठीक है। ये व्यापारियों का दबाव। तो फसल कटाई के दौरान कृषि उपज की कीमतें आमतौर पर सबसे कम होती हैं, जिससे निजी व्यापारियों को फायदा होता है जो इस समय खरीदारी करते हैं। इस वजह से निजी व्यापारी एमएसपी के किसी भी कानूनी आश्वासन का विरोध करते हैं, क्योंकि इन्हें फायदा भी रहता है। वित्तीय बोझ। तो सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बाध्यता के कारण बकाया भुगतान और राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सामाजिक निहितार्थ। तो विकृत फसल पैटर्न और अत्यधिक खरीद के व्यापक सामाजिक प्रभाव हो सकते हैं, जो खाद्य सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता तथा समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं। एमएसपी को कानूनी रूप देने के बजाय किसानों की आय की रक्षा के लिए क्या पहल की जा सकती है? तो विशेषज्ञ केवल एमएसपी पर निर्भर रहने के बजाय किसानों को सीधे पैसा देने का सुझाव देते हैं। इस तरह किसानों को स्थिर आय मिलती है और चाहे बाजार कैसा भी हो। इसका संबंध कुछ फसलों के लिए कीमतों की गारंटी देने के बजाय किसानों के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने की बड़ी समस्या को ठीक करने से है। और प्रत्यक्ष आय सहायता को लागू करने में विभिन्न रणनीतियां शामिल हो सकती हैं। जैसे आप देखिए, प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण, किसानों को उनकी आय बढ़ाने और वित्तीय तनाव कम करने के लिए सीधे नगद भुगतान प्रदान करना। और सरकार पूरे मूल्य संवर्धन पैकेज और उर्वरक सब्सिडी को शामिल करके तथा राजस्व तटस्थ तरीके से किसानों को बहुत अधिक पीएम किसान भुगतान में पीएम किसान योजना का विस्तार करने के बारे में सोच सकती है। यह योजना वर्तमान में किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये सीधे नगद भुगतान करती है। 2-2 हज़ार रुपये की किस्त आती है ना, उसी की बात हो रही है। बीमा योजना। तो ऐसी बीमा योजना शुरू करना जो फसल की विफलता, मूल्य अस्थिरता या प्रतिकूल मौसमी स्थिति जैसे कारकों के कारण किसानों की आय के नुकसान की भरपाई करती है। कृषि आदानों, उपकरणों, प्रौद्योगिकी अपनाने और उच्च मूल्य वाली फसलों या फिर वैकल्पिक आजीविका में विविधीकरण का समर्थन करने के लिए सब्सिडी या फिर अनुदान की पेशकश करना। मूल्य अंतरण भुगतान विकल्प। तो सरकार एमएसपी और किसानों द्वारा बेची जाने वाली दर के बीच मूल्य अंतर का भुगतान करने पर भी विचार कर सकती है। हरियाणा और मध्य प्रदेश में भावांतर भरपाई योजना, मूल्य अंतरण मुआवजा योजना नामक योजना के तहत इस विकल्प को लागू किया गया है। मध्य प्रदेश की भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों को भुगतान औसत बाजार मूल्य और फसलों के एमएसपी के बीच के अंतर को कवर करती है। यानी कि जो आपका एमएसपी है तय है, उससे कम में अगर आपके बाजारों में आपको आपके फसल के दाम मिलते हैं, तो जो अंतर होगा ना, वो सरकार भुगतान करेगी। यदि किसानों को खुले बाजार में एमएसपी से नीचे अपनी उपज बेचनी पड़ी तो उन्हें मुआवजा दिया गया है। और डब्ल्यूटीओ और एफटीए से संबंधित चिंताएं क्या हैं किसानों की? बाजार तक पहुंच। किसानों को चिंता है कि एफटीए और डब्ल्यूटीओ नियमों से सस्ते कृषि आयात से प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, जिससे घरेलू कीमतें कम हो सकती हैं तथा स्थानीय उत्पादों को नुकसान हो सकता है। किसान इन समझौतों को छोटे और मध्यम आकार के किसानों के बजाय बहुराष्ट्रीय निगमों तथा बड़े पैमाने के कृषि व्यवसायों के पक्ष में मानते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए हमारा किसी भी देश से
मुक्त व्यापार समझौता होता है तो कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब वहाँ की जो सामान आएगा, आप देखते हैं चाहे खाद्यान्न हो चाहे कोई भी फसल हो, वो आती है हमारे बाजार में, अगर हमारे किसान उससे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, अगर आप सोचिए कि वो सस्ती रहेगी तो लोग उसे खरीदेंगे तो हमारे किसान पिछड़ जाएंगे। ये किसानों की चिंता है। आयातित वस्तुएं, तो इन समझौते से अन्य देशों से सब्सिडी वाले कृषि उत्पादों की आमद होती है, जिससे घरेलू बाजार में बाढ़ आ सकती है और स्थानीय रूप से उत्पादित फसलों की कीमतें कम हो सकती हैं, और इससे भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना और अपनी आजीविका बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। कृषि पद्धतियों पर प्रभाव, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते कृषि पद्धतियों पर ऐसे नियम या फिर मानक भी लागू करते हैं जिन्हें भारतीय किसान अपनी पारंपरिक खेती पद्धतियों के साथ बोझिल या फिर असंगत पाते हैं, और इसमें कीटनाशक के उपयोग, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव या पर्यावरण मानकों से संबंधित आवश्यकताएं शामिल हो सकती हैं। संप्रभुता और स्वायत्ता, कुछ किसान WTO से हटने तथा मुक्त व्यापार समझौते पर अंकुश लगाने को भारत की कृषि नीतियों पर संपूर्ण प्रभुत्व और नियंत्रण हासिल करने के लिए के एक तरीके के रूप में देखते हैं। उनका तरह की ऐसे समझौते लघु पैमाने के किसानों के हितों को प्राथमिकता देने वाली नीतियों के कार्यान्वयन और नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की क्षमता को सीमित करते हैं। अब आप देखिए MSP और किसानों की मांग की वर्तमान स्थिति क्या है। तो मौजूदा MSP बनाम कृषकों की मांग, तो रबी मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं का MSP 2275 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो किसानों द्वारा मांगी गई लागत यानी कि C2 प्लस 50 से अधिक है। और हालांकि MSP A2+FL फॉर्मूला पर आधारित है, जिसमें केवल किसानों द्वारा भुगतान की गई लागत शामिल है, जिसके परिणाम C2+50% की तुलना में MSP कम है। और CACP की अनुशंसाएं और कार्यप्रणाली क्या है। तो कृषि लागत और मूल्य आयोग A2+FL फॉर्मूले के आधार पर MSP निर्धारित करने की अनुशंसा करता है, जिसमें केवल भुगतान की गई लागत तथा पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य शामिल होता है। इसमें यह C2 फॉर्मूले से भिन्न है, और जिसमें किसान के स्वामित्व वाली भूमि के किराए और स्थिर पूंजी पर ब्याज जैसे अतिरिक्त कारक शामिल है। ये उत्पादन लागत पर पैटर्न, तो पंजाब में गेहूं का उत्पादन लागत आप देखेंगे 1503 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देखिए 2275 रुपये प्रति क्विंटल है। इसका अर्थ है कि किसानों को उत्पादन लागत से 772 रुपये प्रति क्विंटल अधिक मिलता है, जो उत्पादन लागत पर 51.36 का रिटर्न दर्शाता है। और इसी प्रकार पंजाब में धान की उत्पादन लागत पर रिटर्न 49% का था, और A2+FL पर यह 152% था। और विश्व भर में किसान विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, ये भी जान लीजिए। तो दक्षिण अमेरिका, किसान निर्यात के लिए प्रतिकूल विनिमय दर, अधिरोपित उच्च कर, आर्थिक मंदी और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं जैसी कारकों के कारण विरोध कर रहे हैं, और जिनसे फसलें प्रभावित होती हैं तथा कृषि उत्पादन कम होता है। ब्राजील में कृषक वर्ग आनुवांशिक रूप से संशोधित मक्का के परिणाम स्वरूप होने वाली अनुचित प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वेनेजुएला में किसान सहायकी की युक्त डीजल की मांग कर रहे हैं, और कोलंबियाई धान उत्पादक अपनी फसल के लिए कीमतों में वृद्धि करने की मांग कर रहे हैं। अगर यूरोप की बात करें तो किसान फसल की कम कीमतों, बढ़ती लागत, अल्प लागत वाले आयात और यूरोपीय संघ द्वारा अधिरोपित सख्त पर्यावरण नियमों का विरोध कर रहे हैं। फ्रांस में अल्प लागत वाली आयात, अपर्याप्त सहायकी और उच्च उत्पादन लागत के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। उत्तर और मध्य अमेरिका में मैक्सिकन किसान मक्के और गेहूं की फसल के लिए दिए जाने वाली अनुचित कीमतों का विरोध कर रहे हैं, जबकि कोस्टा रिका के किसान कर्ज के बोझ से छुटकारा पाने के लिए अधिक सरकारी सहायता की मांग कर रहे हैं। और मैक्सिको के चिहुआहुआ प्रांत में संयुक्त राज्य अमेरिका को सीमित जल आपूर्ति निर्यात करने की योजना पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। एशिया, तो भारतीय किसान फसल की गारंटी की कीमतों, आय दोगुनी करने और ऋण माफी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में आयातित भारतीय सब्जियों की अनुचित कीमतों के कारण विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मलेशिया और नेपाली किसान क्रमशः चावल और गन्ने की कम कीमतों का विरोध कर रहे हैं। ओसनिया, न्यूजीलैंड के किसान खाद्य उत्पादकों को प्रभावित करने वाली सरकारी नियमों का विरोध कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई किसान अपनी कृषि भूमि से गुजरने वाली हाई वोल्टेज विद्युत लाइनों का विरोध कर रहे हैं। तो सब किसानों की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपनी अपनी परेशानी भी है। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जान लीजिए। MSP वह गारंटी की राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी फसल खरीदती है, कि आपकी फसल का इतना दाम कम से कम दिया जाएगा। और देखिए, अगर एक बात और आपको बता दूं,
एमएसपी से ज़्यादा अगर आपको मार्केट में दाम मिल रहा है, व्यापारी दे रहे हैं, तो वहाँ आप बेच सकते हैं। ठीक है। एमएसपी किसी लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर आधारित है जो उत्पादन लागत, मांग तथा आपूर्ति, बाजार मूल्य, रुझान, अंतर फसल मूल्य, समानता आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करता है। सीएसीपी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। इसका गठन जनवरी 1965 में किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति एमएसपी के स्तर पर अंतिम निर्णय अनुमोदन लेती है। एमएसपी का उद्देश्य उत्पादकों को उनकी फसल के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन करना। एमएसपी के तहत फसलें, तो सीएसीपी 22 अधिशिष्ट फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित तथा लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है। अधिदृष्ट फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें हैं और 6 रबी फसलें हैं, 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। उत्पादन लागत के 3 प्रकार हैं। सीएसीपी प्रत्येक फसल के लिए राज्य और अखिल भारतीय औसत स्तर पर 3 प्रकार की उत्पादन लागत का अनुमोदन करते हैं। A2, इसके तहत किसान द्वारा बीज, उर्वरक, कीटनाशक, श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर किए गए प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है A2 में। और A2+FL, इसके तहत A2 के साथ साथ आप देखते हैं कि आवेतनिक पारिवारिक श्रम का एक अधिरोपित मूल्य शामिल होता है। C2 क्या है? यह एक अधिक व्यापक लागत है क्योंकि इसके अंतर्गत A2+FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और स्थिर संपत्ति के किराए और ब्याज को भी शामिल किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय सीएसीपी द्वारा A2+FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। और सीएसीपी द्वारा आप देखें A2+FL लागत की ही गणना प्रति फल के लिए की जाती है, जबकि C2 लागत का उपयोग सीएसीपी द्वारा मुख्य रूप से बेंचमार्क लागत के रूप में किया जाता है, यह देखने के लिए क्या उनके द्वारा अनुशंसित एमएसपी कम से कम कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में इन लागतों को कवर करते हैं। एमएसपी की आवश्यकता, तो वर्ष 2014 और 15 में लगातार दो सूखे की किसानों के कारण किसानों को वर्ष 2014 के बाद से वस्तु की कीमतों में लगातार गिरावट का सामना करना पड़ा। विमुद्रीकरण एवं वस्तु एवं सेवा कर ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, मुख्य रूप से गैर कृषि क्षेत्र के साथ साथ कृषि क्षेत्र को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। 2016-17 के बाद अर्थव्यवस्था में जारी मंदी, उसके बाद कोविड महामारी के कारण अधिकांश किसानों के लिए परिदृश्य विकट बना हुआ। डीजल, बिजली, उर्वरकों के लिए उच्च इनपुट कीमतों में उनके संकट को और बढ़ाया है। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले और जिससे आप देखते हैं जिससे कृषि संकट एवं निर्धनता को कम करने में मदद मिलती है। यह उन राज्यों में विशेष रूप से प्रमुख है जहाँ कृषि आजीविका का एक प्रमुख साधन है, जहाँ लोग आप देखते हैं किसानी पर निर्भर है अधिकतर किसान। समझ रहे हो या नहीं? आप लोगों को मुझे लगता है इस तरह के टॉपिक पर बात करनी चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर क्यों है। तो यही कहानी है किसान आंदोलन की और एमएसपी की। और मुझे लगता है कि एक बात आप लोग जानिए कि जैसे सरकार ने एमएसपी तय कर रखी है कि किसी फसल का एमएसपी 2000 रुपये क्विंटल है। अब किसान ये कह रहे हैं कि आप इस पर कानून बना दीजिए, आप मत खरीदिए फसल। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ आप खरीदिए, लेकिन बिचौलिए व्यापारी अगर इससे कम कीमत में हमारी फसल खरीदते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो, ये मांग है उनकी किसानों की। और कानून बन जाएगा तो व्यापारियों को नुकसान होगा, नॉर्मल सी बात है। व्यापारी इसका विरोध भी करते हैं कानून का।